हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको लॉज के बारे में सिर्फ डिस्कशन किया था कि ये लॉज होते क्या हैं। हमने फोर्स को डिफाइन किया था, हमने फोर्स के इफेक्ट्स को डिफाइन किया था, और हमने कुछ इनर्शिया के जो बेसिक्स थे हमने वो बताए थे। और जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है एफ इक्वल टू एम ए, चूँकि सेकेंड लॉ के बारे में हमने बताया था कि न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आज हम आपके सामने कुछ फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर किसी वस्तु पर कौन कौन सा फोर्स काम कर सकता हो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है, आप हमें ये बताइए कि मेरे हाथ में ये बुक है, क्या आप सोच सकते हैं कि इस जो हमारे हाथ में बुक है, इस बुक पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? और ये बुक हमारे हाथ में अस्थिर भी है। तो आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे कहेंगे कि इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन दरअसल ये बुक अस्थिर है, इसके बावजूद इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये है, इसका वेट, जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और हमारा हाथ इस वस्तु को रोके हुआ, स्थिर रोके हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा हाथ इसको धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पैदा कर रहा है हमारा हाथ, जिसकी वजह से ये वस्तु, ये जो डायरी है या बुक हमारे हाथ में है, ये अस्थिर आपको मालूम पड़ रहा है। इसी तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कॉपी पर, आप उसको ध्यान से देखिए। तो थोड़ा हम फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स एक्चुअली में कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला फोर्स है आपका वेट, दूसरा फोर्स है टेंशन, तीसरा फोर्स है आपका नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल फोर्स, चौथा फोर्स आपका फ्रिक्शन। ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये फोर्स कब लगता है, कहाँ लगता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है आपका वेट। जैसे कि अगर ये हम कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है मान लेते हैं। तो ये जो सरफेस पर ये जो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला इसमें ये फोर्स है कि इसका फोर्स जो है mg, यानी कि वेट नीचे की तरफ काम करेगा। वेट को हम mg से बताते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो ये इसका वेट नीचे लगेगा, ठीक है। तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली हमेशा वर्टिकली। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है मान लेते हैं किसी इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे, तो इसका वेट फिर भी इधर ही लगेगा, ऐसे ना कि ऐसे लगेगा। इसका फोर्स, इसका वेट हमेशा नीचे ऐसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लगा देना। चाहे किसी भी सरफेस को, इंक्लाइंड हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, वेट को हमेशा आपको वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है। दूसरा फोर्स आपका टेंशन। टेंशन हमेशा किसी रस्सी में, धागे में या फिर केबल में अप्लाई होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक रस्सी से बंधी हुई है, मान लेते हैं एक रस्सी से बंधी हुई है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो रस्सी है, रस्सी पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि टेंशन फोर्स, जो एक्चुअली में ऊपर की तरफ लगता है और इधर से लगेगा। ये रस्सी में टेंशन फोर्स लग गया। अब एफबीडी जब हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है। हम ऊपर की तरफ ही, इसका ये कन्वेंशन होता है कि ऊपर की तरफ लगाना है, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन इस रस्सी पर टेंशन फोर्स काम कर रहा है। अगर कोई आदमी किसी केबल से किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है तो केबल पर टेंशन फोर्स अप्लाई की वजह से वो खींचा जाता है। उसके बाद है नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ये सरफेस है और इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे ऑब्जेक्ट पर इसका वेट तो नीचे लगेगा, लेकिन ये सरफेस पर रखा कैसे हुआ? तो इस सरफेस ने जो इस पर एक धक्का दिया, एक धक्का वाला फोर्स होता है जो इसको नीचे गिरने नहीं देता है ना, क्योंकि इसको थाम के रखे हुआ है। तो उसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये सरफेस पर ऊपर की तरफ काम करेगा, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा 90 डिग्री पर लगेगा, ऐसा नहीं कि तिरछा लगा दे, हमेशा 90 डिग्री पे काम करेगा। तो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स। अब उसके बाद होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के पीछे से, कोई ये सरफेस है, ये हमारा रफ सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हमने फोर्स लगा के खींचा, लेकिन अगर ये नहीं खींचाया, इसका मतलब है कि इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेस का के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। तो इसको खींचने की इधर कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसके जो निचला सरफेस है और ये जो फर्स्ट वाला सरफेस है, तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा। एक फोर्स होता है वेट। वेट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। दूसरा होता है टेंशन। टेंशन हमेशा रस्सी या किसी केबल में, जब उसमें उसके जरिए किसी चीज़ को खींचते हैं तो रस्सी और केबल या किसी भी धागे पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई वस्तु किसी सरफेस पर स्थिर रह पाता है। जैसे दो सरफेस कॉन्टेक्ट में जो हमने बताया कि अगर उसको अस्थिर रखना है, नीचे नहीं गिरे, इसका मतलब कि वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर एक तरह का फोर्स लगाएगी जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच में एक अपोजिशन वाला फोर्स है जो दोनों सरफेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन उसको अपोज करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका मेन पार्ट है, यानी कि फोर्स को समझने का मेन पार्ट है, उसका नाम है एफबीडी। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एफबीडी क्या होता है और एफबीडी को बनाना क्यों जरूरी है। तो दरअसल एफबीडी का जो पूरा नाम होता है उसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं और सिस्टम पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, तो उसमें उस सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे ब्लॉक होंगे। तो हर ब्लॉक का इंडिविजुअली
उसको निकाल करके सिस्टम से, और उस पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है, और उस फोर्स को हम इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं कॉपी पे। उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट पर, किस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो चलिए हम कॉपी पर फ्री बॉडी डायग्राम को सीखते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं कि एक सरफेस है, इस पर हमने एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया और एक छोटा ऑब्जेक्ट लिया। इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इस पर हमने इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा के धक्का दिया इसमें। चूंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इस पर खिसकने की कोशिश करेगा। तो अब सोच के देखो कि हमने तो इस वाले ऑब्जेक्ट पर धक्का दिया है, ये ऑब्जेक्ट फिर कैसे खिसकेगा। तो अगर हम इस सिस्टम से निकाल के, ये सिस्टम दो ऑब्जेक्ट के बीच का, इस सरफेस के बीच का, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से निकाल करके देखें तो पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है। तो अगर हम m1 पर बात करें, m1 पे देखो, m1 पे क्या होगा, m1 पर अगर फोर्स को एनालिसिस करें तो ये m1 ऑब्जेक्ट है, तो इस पर हमने एक फोर्स लगाया, इसका नाम है f फोर्स लगाया। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इस वाले जो ऑब्जेक्ट है इसने इस पर एक एक्शन दिया तो ये रिएक्शन देगा पीछे की तरफ, जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। इस पर ये एक्शन देगा इधर, तो ये देगा इसको इधर, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको एक रिएक्शन देगा जिसका नाम है n2 ने n1 रखो, क्योंकि एक ही सरफेस है, एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो इस पर हम नाम ले लिया n1, क्योंकि इस पर जितना ये इस पर एक्शन देगा उतना ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन देगा, इसका नाम है n1। तो चूंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हो गया। तो इससे पता चल गया कि m1 पर किस तरह का फोर्स काम कर रहा है। f इधर लगा, n1 इधर लगेगा। अगर मैं m2 पर फोर्स का स्टडी करूँ, इस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो चूंकि ये फोर्स जो f है ये m2 ऑब्जेक्ट पर है नहीं, m2 ऑब्जेक्ट पर फिर ये भागेगा कैसे। तो देखो, इसने इसको ऐसे धक्का दिया, ये पहले इसको ऐसे धक्का देगा, है ना, इसको m1 ऑब्जेक्ट m2 पर धक्का ऐसे देगा, ऐसे, ये n1 की वजह से ये भागने की कोशिश करेगा। तो m2 पर जो फोर्स काम कर रहा है जो वो n1 है, जो नॉर्मल रिएक्शन है जो प्रोड्यूस किया गया है m1 के द्वारा। ठीक है, ये आपको इतना एबिलिटी समझ में आ गया होगा। और मैं एक इंक्लाइन सरफेस का ले लेता हूँ कि भाई इस पर कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। जैसे हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंक्लाइन सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, इस पर किसी तरह का फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि भाई फ्रिक्शन इस पर एक्शन में नहीं आएगा, ये सीधा इस पर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल दूँ, इसका मास मान लेते हैं m1 है, m ए ले लेते हैं, इसका मास m है। तो इस m ऑब्जेक्ट को अगर निकाल के देखें तो भाई कैसे काम करेगा। तो ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो इस पर सबसे पहला फोर्स जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट काम करेगा, जिसका नाम है mg। और चूंकि इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने की टेंडेंसी इस तरफ होगी, आपको ये विजुलाइज करना होगा। नहीं, इसको अभी हम छोड़ देते, क्योंकि इसमें टेंडेंसी आएगी इसी फोर्स की वजह से। जब इसका एक कंपोनेंट इस तरफ रिजॉल्व होगा, यानी कि वेक्टर कॉन्सेप्ट से एक कंपोनेंट अगर इधर रिजॉल्व होगा, तो ये कंपोनेंट इसको, इसमें स्लाइडिंग जो टेंडेंसी होगी वो पैदा करेगा। लेकिन अभी हम इसका इंडिविजुअली फोर्स का स्टडी कर रहे हैं, तो एक फोर्स तो नीचे लगेगा और एक फोर्स तो लगेगा ये जो सर्फेस, इसका ये सर्फेस, इस ऑब्जेक्ट का जो सर्फेस है ये वाला, और इस जो इंक्लाइन जो प्लेन है इसका सर्फेस है ये वाला। तो ये इंक्लाइन सर्फेस के नीचे नहीं भाग रहा है ना, तो इसका मतलब इंक्लाइन सर्फेस पर ये mg नाम का एक्शन दिया, तो इसको रिएक्शन दे देगा। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स काम करेगा वो इस तरह से काम करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ये इंक्लाइन सर्फेस का उसमें रिएक्शन देगा, इसका नाम मान लेते हैं n मान लेते हैं। ठीक है, और तो ये हमारा दो तरह का फोर्स इस पर काम किया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर मैं इसको एक मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम रस्सी से, रस्सी है, रस्सी पर हमने इसको खींचने की कोशिश किया हाथ से। तो रस्सी को जब खींचेंगे, क्योंकि हमने रस्सी पर फोर्स लगाया है, तो रस्सी पर एक फोर्स काम करेगा, टेंशन। लेकिन टेंशन किधर काम करेगा, इधर की इधर। तो टेंशन का रूल होता है कि टेंशन हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे दूर काम करता है। जैसे रस्सी को किसी ने यहाँ पर पकड़ा होगा तो इससे दूर, यानी कि इधर काम करेगा, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यहाँ पर है तो इससे दूर इधर काम करेगा। तो टेंशन का रूल याद रखना कि टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अवे काम करता है। ठीक है, इस पर टेंशन काम करेगा। और चूंकि ये रस्सी मासलेस है तो इसका टेंशन यूनिफॉर्म होगा, हर जगह सेम होगा, क्योंकि मास वाला केस अलग केस होता है, लेकिन आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है। तो अब बताइए कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दिखाऊं तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन फोर्स काम करेगा। तो सबसे पहले अगर इसका मास m हुआ तो इसका एक फोर्स तो नीचे काम करेगा जिसका नाम है mg हो गया। और इस सरफेस पर रखा हुआ है, क्योंकि इस सरफेस पर रखा हुआ है तो इस सरफेस ने इसको ऊपर धक्का दिया होगा जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि n, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब इस रस्सी का टेंशन इधर काम करेगा, क्योंकि रस्सी के टेंशन वजह से खिंचाएगा, तो रस्सी का टेंशन इधर हो गया आपका। तो इस ऑब्जेक्ट पर इतनी तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, ये आपका हो गया FBD। अब हम एक बात करते हैं, क्योंकि FBD के तो बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इस सब के बारे में हमको ख्याल रखना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये एक हमारा समझो कि सिलेंडर है और एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है मान लेते हैं, और इस पर हमने एक छोटा सा सिलेंडर को रख दिया। अगर अब मैं आपको बोलूँ इसका FBD बनाओ तो फिर कैसे बनाओगे। तो
इस ऑब्जेक्ट को मैं निकाल ले रहा हूँ, मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं इस पर दिखा सकूँ कि कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। तो देखिए सबसे पहला फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पर, इस छोटे से ऑब्जेक्ट में मैं देखूँ, ये जो दो सिलेंडर ये नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस पर रखा हुआ है और ये जो छोटा सिलेंडर इसके बीच में रखा हुआ है। तो मैं इस वाले छोटे सिलेंडर पर लगने वाले फोर्स को एनालाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस छोटे सिलेंडर पर इसका जो सबसे पहले वेट होगा, वेट वो नीचे की तरफ काम करेगा, इसका नाम है वेट, ये नीचे की तरफ काम करेगा। और इसका जो इस वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसके साथ है, तो ये इसको धक्का देगा नीचे की तरफ। तो ये बड़ा सिलेंडर इसके ऊपर धक्का देगा, तो एक इस पर ऐसे काम करेगा, ऐसे। ये जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसके सेंटर से पास करेगा, ये सब आपस में सेंटर से पास करेगा, और फिर ये भी सरफेस इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा ऐसे, ठीक है, इस तरफ धक्का देगा। तो इस छोटे वाले सिलेंडर पर अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो कैसे क्या कौन फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स जो काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे mg, एक फोर्स इस पर ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन यानी n1, और दूसरा है इसको ऐसे काम कर रहा है जिसका नाम है n2। तो ये हो गया इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं इस बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का मैं दिखाऊं, जैसे इस वाले का दिखाऊं, इस वाले का मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। इसका जो वेट होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का वेट ये नीचे काम करेगा जिसका नाम है mg। चूंकि थोड़ा सा मैं मास को अलग अलग हमको लेना पड़ेगा। मान लेते इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका भी मास है m2, क्योंकि ये हम दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लिए, थोड़ा छोटा है। तो इसका मास m2 है, ये ऐसे काम करेगा m2g, ये m1g हो गया, यानी इस पर m1g हो गया। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का दिखाऊं बड़े वाले का, इसका सीधा मास वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि m2g काम करेगा। और चूंकि इस ऑब्जेक्ट पे, इस बड़े वाले पर इसने नीचे धक्का देने की कोशिश किया है ना नीचे, तो इस पर एक फोर्स तो ऐसे काम करेगा, ऐसे, यानी जिसका नाम है n2, और इधर से, ठीक है, और यानी ऐसे काम किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा फोर्स जो है इस पर ऐसे काम करेगा। अच्छा, इस पर ये एक फोर्स यहाँ से हो गया, इधर एक ही फोर्स काम कर रहा है ना, ऐसे काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। और चूंकि हमारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इसमें ऑब्जेक्ट स्थिर है, इसमें कोई किसी तरह का दूसरा फोर्स नहीं है। तो इसमें दो फोर्स है, एक फोर्स तो आपका हो गया m2g इसके वेट की वजह से, और दूसरा फोर्स इसके धक्के की वजह से नीचे की तरफ इसने इस पर नॉर्मल रिएक्शन मारा है, ठीक है, जिसका नाम है n2। समझ में गया? तो आई होप आपको इतना इस तरह के ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल केस को सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ करके लोगों को 100% समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह से काम करता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पर अप्लाई करते हैं इसको, तो न्यूमेरिकल बनाते समय फिर पूरा जो दिमाग का पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाती है। तो हम आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ईजी में करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।